जय हिंद मित्रों, नमस्कार। पार्ट 2 सेगमेंट महामैराथन सीरीज। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इससे पहले हमने पियाजे विकास एवं वृद्धि सारे सिद्धांत को देखा हुआ था। आज वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग इत्यादि सारे चरण को लेकर के चलते हैं। चलिए, बहुत कम समय में हमें एनालिसिस करना है, बनते हैं। लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1896 पियाजे के ही वर्ष में हुआ और 1934 में पिलाचौ चल गए। ठीक, चल गए एकदम। माने 37 वर्ष तक लगभग जीवित रहे। जबकि 1896 से 1980 तक कौन? वाइगोत्स्की जीवित रहे थे। लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक और पियाजे जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, क्या? स्विट्जरलैंड, स्विस के मनोवैज्ञानिक। इनका मानना है कि समाज के संदर्भ में ही बच्चे का भाषा का विकास, संज्ञान का विकास होता है। समाज, संस्कृति इनके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ऐसा कहते हैं। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक संदर्भ के माध्यम से अर्जित होता है संज्ञान। ये सारी बातें आप जानते हैं। इनका कहना है कि भाषा पहले आती है 2 वर्ष तक, ठीक है, और उसके बाद विचार आता है। यानी पहले भाषा और उसके बाद विचार, लेकिन 2 वर्ष के बाद दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ये बातें हम लोग करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर यह भी कहा कि समाज में सामाजिक तौर पर भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिएगा, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, कैसा उपकरण है, कैसा टूल्स है? तो सांस्कृतिक सामाजिक, यही उत्तर हो जाएगा। हम सभी जानते हैं सीखना, अधिगम समाज के भीतर और दूसरों के साथ संवाद करके, संपर्क करके होता है। जैसा पियाजे ने कहा, कुछ हद तक बच्चे जैविक होते हैं, बायोलॉजिकल, आनुवांशिक, पैतृक जीन्स पर निर्भर करते हैं, तभी तो परिपक्वता आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने जैविक वाले सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने कहा सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के अनुसार बच्चों में भाषा या संज्ञान का विकास होता है। इन्होंने जेडपीडी का भी सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत स्कैफोल्डिंग, पार निर्माण, ढांचा निर्माण यानी आधारभूत सहायता आती है। अब जेडपीडी क्या है भाई? देखिए, बच्चा जो भी कार्य, बहुत सारे कार्य खुद से कर सकता है, उसे वर्तमान क्षमता बता दिया गया, और दूसरों की मदद यानी स्कैफोल्डिंग, संभावित क्षमता के माध्यम से बच्चे में जो भी कौशल विकसित होते हैं, उसे कहा इन्होंने जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब बच्चा अकेले बहुत सारा कार्य कर सकता है स्वतः, जैसे पेंसिल का पकड़ना, कलम का पकड़ना, लेकिन दूसरों की मदद से पेंसिल तो पकड़ लिया खुद से, स्वप्रयास और संभाव्य प्रयास, समवयस्कों का प्रयास, स्कैफोल्डिंग, बच्चे का मम्मा ने हाथ पकड़ के अ लिखवाया या फिर आधे अधूरे प्रश्न को हल करवाया, ये सभी क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो अब खुद के मदद से और दूसरों की मदद से बच्चे ने एक बेहतर कौशल सीख लिया, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी बिना अब किसी के मदद के बच्चा भविष्य में बेहतर कार्य कुशलता कर पाएगा। जेडपीडी सीखने और विकास के बीच का ये पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। जैसे कोई कार्य बहुत आसान है, अब देखिए वाइगोत्स्की ने कहा ज्यादा बच्चे को आसान कार्य भी मत दीजिए, तो भी बच्चा कुछ अधिगम नहीं कर पाएगा, और बहुत कठिन जटिल कार्य भी मत दीजिए, इससे बच्चा निराश हो जाएगा। तो क्या देना चाहिए भाई? चुनौती का स्तर देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिए बच्चे को, चैलेंजिंग, जिसमें बच्चा संघर्ष करता नजर आए, मानसिक द्वंद्व हो बच्चे में, अर्थात बच्चा संज्ञान का विकास जिसे सॉल्व करके, समस्या समाधान करके प्राप्त कर सके। अब उदाहरण के रूप में देखिए जेडपीडी, जैसे छोटा मोटा सरल जोड़ बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा कैरी लेने वाला, पैचा वाला जोड़ वो शिक्षक की मदद से बच्चे ने किया, मदद से। तो यही तो हो गया साहब जेडपीडी, मतलब खुद का प्रयास और दूसरों का प्रयास, मदद। अब इन दोनों के मदद से बच्चे ने जो सीख लिया, वो बीच का खाली क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है, जो कि होता है
परमानेंट, अस्थाई। जेडपीडी अस्थाई होता है, लेकिन अस्थाई होता है स्कैफोल्डिंग, आधारभूत सहायता, आलंबन, मचान निर्माण जिसे कहा जाता है। आपके प्रश्नों में ये शुमार रहता है काफी। शिक्षक या सहपाठी के द्वारा मदद, संकेत देना, इशारे देना, पाढ़ निर्माण या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। आपके प्रश्नों में आता है संकेत एवं इशारे, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज या हिंट्स या क्लूज। ठीक है, इसमें देखेंगे प्रश्नों में आधे अधूरे हल किए गए प्रश्न, आधा हल किया हुआ कार्य पत्रक देना बच्चे को, वर्कशीट। आपने देखा होगा इस प्रकार से वर्कशीट रहता है, बच्चे को हाथ घुमाना रहता है, तो ये भी तो एक प्रकार का स्कैफोल्डिंग है। भाषा सीखने में शिक्षक द्वारा छोटे छोटे संकेत देकर छात्रों को उत्तर और मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत करो दीजिए आप तो केवल आधा भाग दीजिए, आधे अधूरे सॉल्व करके दीजिए, थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए, और धीरे धीरे बच्चा जब सीखने लगे तो उस मदद को आप कम कर दीजिए, अंत में हटा दीजिए, ताकि बच्चा खुद से कर सके। इसके फोल्डिंग को ही आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। बोले तो बुनियादी मदद, आरंभिक मदद, इसी को मचान निर्माण, ढांचा निर्माण, आलंबन भी कहते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, इसके फोल्डिंग के कई सारे नाम हैं। ठीक है, अब देखिए जेडपीडी जो होता है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वो परमानेंट होता है, बोले तो अस्थाई होता है। इसके फोल्डिंग क्या कहता है कि कैसे सहायता देनी है, कैसे बेहतर मदद देनी है, और इसके फोल्डिंग टेम्परोरी यानी कि अस्थाई होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, बदलाव होता है। और ये इसके फोल्डिंग कौन देगा भाई? जो ज्यादा ज्ञान रखेगा। ऐसा थोड़े कम ज्ञानी व्यक्ति दे देंगे ज्ञान। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, जो बेहतर समझ रखता हो वही दे सकते हैं क्या? मदद। किसी विषय में अधिक कौशल युक्त व्यक्ति, अधिक ज्ञान या विशेषता जिनके पास है ना। चलिए, MKO का मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थी को समर्थन देना, मार्गदर्शन, सहायता, मतलब सपोर्ट देना। कौशल में या ज्ञान में जो होगा प्रवीण, दक्ष होगा। अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया, आपने शुरू में ही देखा कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से कार्य करता है, बेहतर सीखता है, तो इसी को तो कह दिया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, या संपर्क, संवाद, वार्तालाप, एक दूसरे से चर्चा करके, बहस करके, यानी सहयोगात्मक शिक्षण का सहारा लेना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहभागिता, कैसी कैसी पार्टिसिपेशन बच्चों का? सक्रिय, बोले तो एक्टिव वाला, सक्रिय भूमिका निभाना। और जब बच्चे एक दूसरे से संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। जी, पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है इसे। अब भाषा और विचार के बारे में थोड़ा जान लें। भाषा एवं विचार, तो कहता है भाषा और विचार ना एक दूसरे से गहरे रूप में गुथे होते हैं, जटिल रूप में अंतः संबंधित होते हैं। जी, 0 से 2 वर्ष तक बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, फिर चिंतन। 0 से 2 वर्ष तक इन्होंने अलग अलग माना, लेकिन 2 वर्ष के बाद बोला क्या ना, विचार जो है ना, चिंतन, वो अभिन्न अंग बन जाता है, जिसे अलग नहीं कर सकते। किससे? भाषा से। मतलब भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं 2 वर्ष के बाद। प्याजे ने इसका उल्टा कहा हुआ था ना, ये दोनों में क्या है? भाषा और विचार को लेकर मतभेद है। जब ऐसे प्रश्न आए तो आप भाषा विचार चुन लीजिएगा, बाकी चीजें तो लगभग ठीक हैं। अच्छा, स्वनिर्देश, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग, बोले तो आत्मनियमन या आत्मविनियमन, सेल्फ मॉनिटरिंग करना। क्यों करते हैं बच्चे खुद से खुद की बातचीत? अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए।
या खुद के विचारों पर नियंत्रण करने के लिए, किसी समस्या का सॉल्यूशन समाधान करने के लिए, अपने कार्य की चिंतनशीलता करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? इसमें किसका सहारा लेते हैं? सेल्फ इंस्ट्रक्शन या सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए? आपसे पहले तो पूछता है सेल्फ मॉनिटरिंग। प्याजे में भी क्या है? अहम केंद्रित वार्ता। और क्यों करते हैं बच्चे भाई? सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए। प्याजे में आपने देखा होगा अहम अन्यता अहम केंद्रित का सहारा, लेकिन वाइगोत्स्की में यही प्राइवेट स्पीच कहलाता है, व्यक्तिक वार्ता। प्राइवेट स्पीच बोले तो निजी संवाद, निजी वार्ता वाइगोत्स्की के अर्थ में इसे कहा जाता है। बच्चा जो खुद से बातचीत करता है ना, उसे वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिक वार्ता, प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद। चलिए, इतनी बातें आपने सीख ली। अब शैक्षिक क्या है दृष्टिकोण, शैक्षिक इम्प्लीकेशन क्या है कि बच्चों को क्या करने दीजिए, एक दूसरे से जोड़ने का मौका, अंतःक्रिया, जिससे भाषा और विचार, साथ ही साथ बच्चे में संज्ञान का विकास होगा। तो आप अधिगम दीजिए भाई, कैसा? सहयोगात्मक, परोपकारी, निर्माणकारी, सहकारी, कोऑपरेटिव लर्निंग। परोपकारी, निर्माणकारी, सहकारी, याद रखिएगा, सहयोगात्मक को ही कहते हैं। संवादात्मक वातावरण दीजिए जहां बच्चा एक दूसरे से चर्चा करता नजर आए। जी, आइए प्रश्नों को देख लीजिएगा, नए नए करंट प्रश्न हैं आपके। कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है मर्म है। क्या अर्थ है? मर्म ने अर्थ। कहते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में एकदम पीएचडी होल्डर कर लेना, महारत हासिल करना, अच्छा महारत उन्मुखी बनाना, चलिए ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, क्या कह रहा है? पर्यावरण के अनुसार बच्चे ढल जाएं, ऐसी बातें कहा जा रहा है क्या? संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचानना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया यानी बच्चा क्या कर सके? रिस्पॉन्स कर सके, उत्तर दे सके। जब भी बच्चे में समस्या समाधान को लेकर के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चे प्रतिक्रिया दें, ऐसा नहीं चुपचाप शांत बैठ जाएं। योजना को कहता है सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। योजना को, योजना बोले तो स्कीमा, और इससे हट जाइए, स्कीमा यहाँ देखिए, ये मदद कर देगा, ये तो पियाजे का है। अब आप देखिएगा यहाँ आपके उत्तर जो है ना, ए सी नंबर देख रहे हैं और ए नंबर देख रहे हैं। अब समझिए, मनोवैज्ञानिक उपकरण हमने बताया, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण जिसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन उपकरण भाई? कंप्यूटर, कॉपी किताब, यूट्यूब चैनल्स, ये सभी सामाजिक उपकरण हैं और इसका उपयोग करने में बच्चा दक्ष हो सके, और इसे नेगेटिव नहीं मानना है। आप जानते हैं ना, लक्ष्य केंद्रित, महारत उन्मुखी, निपुणता उन्मुखी, दक्षता उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी, ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्म में लिए जाते हैं। अच्छा, संज्ञानात्मक द्वंद्व माने आइडेंटिफाई करना, पहचानना, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्स देना है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होने पर, संज्ञानात्मक द्वंद्व होने पर, कोई क्वेश्चन को नहीं समझने पर कैसे हम क्या करें? रिस्पॉन्स कर सके। मनोवैज्ञानिक उपकरण, साइकोलॉजिकल टूल्स यानी सामाजिक उपकरण का उपयोग करने में दक्षता, और ये हमारा सबसे बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। अब सी नंबर आप देखिए, बच्चे को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रिस्पॉन्स कैसे दे, प्रतिक्रिया कैसे दे, केवल बोल देना, बोल देने से बेहतर होगा समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विद्यार्थियों के जो जेडपीडी है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसके माध्यम से प्रगति में सहायता करने में, तो सहायता करने में कौन मदद करता है? अभी बताया, इसके फोल्डिंग करता है। और इसके फोल्डिंग कौन करता है भाई? जो अधिक ज्ञान रखता है, एम के ओ, जो ज्यादा ज्ञानी होता है वही करता है मदद। संरचनावादी अधिगम में आप जानते हैं वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग इत्यादि, ये सभी कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? तो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? पूर्व ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, बाधा तो होती नहीं है। कहता है संबंध बनाने, नए अधिगम को सुगम करने में पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट से संबंध बनाने में, जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्व ज्ञान केवल
उन्नत शिक्षार्थी मतलब प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चा। केवल इसी को मदद देगा क्या जो गॉड गिफ्टेड एडवांस चिल्ड्रन है? नहीं। डी ऑप्शन कहता है आपका पूर्व ज्ञान केवल उन विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जिसके पास उच्च स्तर का आंतरिक अभिप्रेरणा है। यहां देख पा रहे हैं आप, गलत हो गया, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान, पूर्व ज्ञान। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को सेल्फ मॉनिटरिंग, आप देख पा रहे हैं, स्वनिर्देशित विद्यार्थी बनने में, अर्थात बच्चा खुद से क्या करे, चिंतन करे, अपने कार्य का रूपरेखा। चलिए देखिए और उत्तर बताइए। ये जो देख पा रहे हैं सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ मॉनिटरिंग बच्चा क्यों करता है? अपने कार्य को आगे बढ़ाने में, ग्रेड प्रदान करना, नंबर प्रदान करना, कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके, स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने, स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। बहुत अच्छी बात। सभी सीखने के कार्य के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश। देख रहे हैं बच्चा रोबोट है क्या कि निर्देश पर चलेगा, इंस्ट्रक्शन पर ही चलेगा जो भी उसको प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये बातें तो गलत हो गई। अब देखें उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सी में मतभेद चल रहा है, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन, ये तो क्या हो गया, प्रतियोगिता। एक दूसरे से क्या करना, होड़ करना, किसी तरह बेहतरीन नंबर लेते आना, मार्क्स लेते आना। सभी सीखने के कार्य के लिए, कहता है सभी सीखने के कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके। सेटिंग एक्सप्लिसिट, क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिट मतलब बाह्य, एक्सप्लिसिट ही यहाँ पर गलत है आपका। स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित, एक्सप्लिसिट मतलब होता है बाहरी रूप से, जबकि होना चाहिए इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होना चाहिए बेहतरीन, आंतरिक जिसे कहता है। यहाँ शायद शब्दों को भी छुपा लिया गया है, के लिए होना चाहिए बाह्य स्पष्ट लक्ष्य। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छात्रों को अपने स्वयं के चिंतन के ऊपर विचार करना, यही कहलाता है आपका आत्मनिर्देशन, स्वनिर्देशन, आत्मनियोजन, सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। और जिम्मेदारी बच्चा खुद से ले रहा है, स्वनियमन कौशल, देख रहे हैं ऑन लर्निंग। वैसे भी इससे बेहतरीन विकल्प तो आपका बड़ा विकल्प यहाँ पर है जो सेल्फ रेगुलेशन, जिसे हमने अभी तुरंत सेल्फ मॉनिटरिंग बताया। सी नंबर बेस्ट उत्तर। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? सहयोगात्मक प्रक्रिया। भाषा और विचार माने सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए भाषा को अवधारणात्मक, चलिए ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा है क्या? नहीं, केवल शुरू का यानी बुनियादी जरूरत को पूरा करता है। सांस्कृतिक उपकरण है ये जो खोपड़िया के विकास में कई तरीके से मदद करता है, स्वतंत्र नहीं होता है। भाषा और विचार अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक क्या करेंगे भाई? पारस्परिक अध्यापन का पालन करेंगे। पारस्परिक शिक्षण अभी तुरंत बताया हमने, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये देख पा रहे हैं आप, इस शब्द को याद रखिएगा, एक दूसरे से मदद लेना, समवयस्कों से सीखना। हतोत्साहित तो गलत है, डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, कंठस्थ करेंगे नहीं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतियोगिता सही होता है। जीन पियाजे डैश को डैश मानते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार दो ऑप्शन आप पहले चुन लो जी। निजी वाक नहीं मिलेगा, प्राइवेट देख लेना, और गलत हो गया क्योंकि इनका तो टर्म है साहब अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक स्पीच। और यहां देख पा रहे हैं आप ईगो सेंट्रिक इधर भी दिया गया, एक नंबर आप पहले गलत कर दो, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की में चलेंगे कि 2 गो 4 खाली स्थान को भरना है आपको। और देख रहे हो आप 14 दिसंबर 2024 को पूछा प्रश्न,
बस खोपड़ी इतना लगाना था, जीन पियाजे 2 को पहले चुन लीजिए। और पियाजे में आप देखिएगा पहला वाला कट गया है आपका प्राइवेट स्पीच नहीं, ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर, जिसे अहम मान्यता या अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। यहां देख पा रहे हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच दिया गया है, यहां देख रहे हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच, यहां पर प्राइवेट है इसलिए इसे भी काट दो आप। ठीक, अब कहता है स्व विनियमित में प्रभावी होता है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, मतलब बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, अपरिपक्व है, इसलिए इसे खा जाओ आप। अरे मदद करता है जी आत्म केंद्रित वार्ता पियाजे का और निजी वार्ता प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की का, ये मदद ही तो करता है, प्रभावशाली होता है, इसीलिए बस इतना सा देखो, आगे निकल जाओ जी। आगे भी पढ़ना है तो निजी बात देखिए, प्राइवेट स्पीच मिलेगा आपको इंग्लिश में, इसीलिए अपन इंग्लिश में पढ़ाते हैं जी। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, अच्छा जी, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी। ऑप्शन देखिए, कहता है लेव वाइगोत्स्की डैश को डैश मानते हैं, डैश को डैश, बी नंबर ऑप्शन जरा सा देखा जाए। कहता है आत्म केंद्रित वाक स्व विनियमित में प्रभावी, और यहां कह रहा है निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। बी देखिए आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक संकेत है, अच्छा केवल संकेत है, अपरिपक्वता निजी वाक स्वनियमित में प्रभावी। ओ माय गॉड, उत्तर बताइए। बी या सी? चलिए सी नंबर के साथ जाना चाहेंगे। बी नंबर ले लेते हैं इसको, समझिएगा। आत्म केंद्रित वार्ता, पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने ही नजरिए से सोचते हैं, अपने ही चश्मे से के नजरिए से देखते हैं दुनिया को, मतलब अपने चिंतन के आधार पर भी अपने कार्य को सही मानते हैं, यानी बच्चा अपरिपक्व है, इमैच्योर्ड है। तो अपरिपक्वता कैसी? संज्ञानात्मक, 2 से 6 वर्ष, 6 वर्ष तक हमने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रित वार्ता पाई जाती है, और संज्ञानात्मक और परिपक्वता का जो कि संकेत है। 6 वर्ष के बाद बच्चा जो है अहम केंद्रित आत्म केंद्रित वार्ता को क्या करता है? छोड़ने लग जाता है। अब देखिए निजी वाक प्राइवेट स्पीच कहते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने में या खुद को मॉनिटर करने में प्रभावशाली होता है, ये मददगार होता है। और परिपक्वता के बारे में बात कौन करते हैं? पियाजे करते हैं। पियाजे वाइगोत्स्की सिद्धांत में प्रमुख समानता देखिए, कहता है दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या भाई? करके सीखते हैं बच्चे, संज्ञान का विकास होता है जिससे स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, माने संलग्न होगा, कार्य करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति, संस्कृति तो वाइगोत्स्की, भाषा और विचार के संबंध में उनके चिंतन, ये असमानता है जी। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति, चरण तो पियाजे में, वाइगोत्स्की में कहां है? 1 नंबर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे। जी हाँ, कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? कोड में लिए गए हैं, कूट में लिए गए हैं। शिक्षण में छात्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शामिल करना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। कहते हैं एक ही तरह का व्यवहार करोगे क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, सब बच्चे एक तरह के थोड़े होते हैं। दृष्टिकोण और अनुभव को महत्व देना, हमने इतना बेहतरीन पढ़ाया, पढ़ाते रहे, अभी तक भी चल रही है क्लास, तो लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे, कहेंगे नहीं वाकई में सर तुसी ग्रेट हो, आप हमारे वाकई में सच्चे मित्र हैं। लेकिन बहुत लोग माने हमारे कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं है साहब, विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बात तो सही है। तो 1 3 4 और 1 3 4 आपके ऑप्शन में नहीं है, 1 3 4 ले लेना है, ठीक है। आइए
आ गया कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले पियाजे ने दिया हुआ था जी। हाँ, हेट्रोजीनस और फिर होमोजीनस, 2 से 9 वर्ष, 9 से 11 वर्ष। पियाजे के सिद्धांत का ही इन्होंने परिष्करण किया है, संशोधन किया है, सुधारा है। पियाजे ने सिद्धांत दिए हुए हैं और उन्हीं के सिद्धांत का संशोधन किया कोहलबर्ग ने। इन्होंने 6 उपचरण बता दिए, पियाजे ने 2 चरण बताए हैं। क्या? हेट्रोजीनस यानी कि दूसरों के अनुसार निर्णय लेना, परायत्ता, परायत्ता का सिद्धांत, और स्वायत्ता माने कि स्व पर आ जाता है नैतिक निर्णय, स्वायत्ता, ऐसा कहते हैं पियाजे। 2 से 9 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, ये है हेट्रोजीनस, ये होमोजीनस, यानी कि खुद के विचार पर कार्य करते हैं बच्चे 9 वर्ष के बाद, ऐसा पियाजे कहते हैं। तो बस ये प्रश्न बन जाता है, किसका परिष्करण किया, संशोधन किया, सुधार किया? तो पियाजे के सिद्धांत का किया हुआ है। आइए मित्रों, 3 मुख्य चरण है, आप जानते हैं, पूर्व परंपरागत यानी कि प्राक परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी अवस्था, इंग्लिश देख लीजिएगा, प्री कन्वेंशनल। इसको 2 उपचरणों में बांटा, ये आप देख पा रहे हैं, आज्ञाकारिता, दंड उन्मुख, व्यक्तिवाद यानी सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ना, प्री कन्वेंशनल, उसके बाद आएगा कन्वेंशनल, परंपरागत अवस्था। इसके भी 2 उपचरण, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, और कानून एवं क्रम, बोले तो कानून एवं क्रम, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण। और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, इसके भी 2 उपचरण हैं, सामाजिक अभिविन्यास, सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय, बोले तो यूनिवर्सल एथिकल। तो ये याद रहा आपको चरण। आइए आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, और ये 13 से 16 वर्ष या ऊपर, ये 3 चरण। लेकिन ये फिक्स नहीं है उम्र, कई मतभेद हैं, इसलिए प्रश्नों में लिया जाता है, उम्र के आधार पर भी इनकी आलोचना होती है। अच्छा, गैरोल गिलिगन इनके शिष्य एवं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी कटाक्ष किया कि आपका जो सिद्धांत है वो केवल हाइनस यानी हेंज, जो कि यूनान का एक पात्र है, यूनानी कथा का, वास्तविक घटना थोड़े है, वो पुरुष थे, तो इन्होंने स्त्री के साथ कर दिया क्या, रूढ़िवादिता, पक्षपात, अर्थात ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है ये सिद्धांत, पूर्वाग्रह को। चलिए, तो देखिएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था आप देख पा रहे हैं। आइए, कहते हैं बच्चे कार्य करते हैं 4 से 10 वर्ष में, माता पिता से दंड से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए बच्चे कार्य करते हैं, अनुशासन में रहने के लिए, नहीं तो मम्मी पापा पीटेंगे, पुरस्कार की प्राप्ति के लिए, नहीं तो फिर दंड की प्राप्ति के लिए। तो इसी को कहा पुरस्कार एवं दंड का अभिविन्यास, माने चरण। नियम का पालन इसीलिए किया जाता है इस उम्र में, इस सिद्धांत में, क्योंकि सजा से बचना है। उदाहरण, बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है, गलत काम करने से क्या होता है भाई, दंड मिलता है। तो ऐसा एक प्रश्न में आया, हाइनस को चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंज को, उसे जेल हो सकती है। तो ये शब्द क्या है, दंड वाला, जेल हो सकती है, तुरंत आपका उत्तर मार देना था ये वाला, यही वाला उप अवस्था में है वो। कई बार पूछा वो, 7-8 बार रिपीटेड क्वेश्चन। अब कहता है दूसरा, सापेक्षतावादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सापेक्षतावादी, जिसे हम लेन देन का अवस्था भी कहते हैं, लेन देन माने व्यक्तिगत लेन देन, या व्यक्तिगत लेन देन को विनिमय भी कहते हैं, विनिमय, एक्सचेंज थ्योरी, विनिमय। कल तोरा हम टिफिन खिलाए थे, हमको भी खिला, कल तोरा पार्टी दिए थे, आज तुम पिंटा हमको पार्टी देगा, समझा? हाँ, अपने स्वार्थ के प्रतिफल के लिए नैतिक निर्णय लेने वाला जितना भी स्टेटमेंट आएगा ना, सब इसी में ले लीजिएगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज,
व्यक्तिवाद और विनिमय, या फिर सापेक्षतावादी उन्मुखता, इंग्लिश में लिखा रहेगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जैसे देखो ये सारे प्रश्न में आया हुआ है, तो अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम भी मेरी मदद करोगे। तुमको मैंने अपना क्रेयॉन दिया, क्रेयॉन मैंने लिखने वाला मोम कलर होता है, तुम भी मुझे क्रेयॉन दो भाई। प्रश्न में आया हो बहु 3-4 बार, तुमने मेरा क्रेयॉन लिया, मैं भी तुम्हारा क्रेयॉन लूंगी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करने वाला व्यवहार इस चरण में पाया जाता है। जैसे को तैसा। जी बोलिए। हाँ बोलिए, राधे राधे जी। तो देख पा रहे हैं आप, मेरा फायदा होगा तभी मैं तुम्हारा कुछ फायदा करूंगा। टिट फॉर टैट, एक लाइन में हमने लिख दिया जैसे को तैसा वाला व्यवहार। पूजा ने देखा कि प्रीति ने पूजा को पीटा। एक अध्यापिका ने देखा कि पूजा ने प्रीति को पीटा, तो बदले में प्रीति ने भी पूजा को पीट दिया। इसकी शिकायत अध्यापिका ने हेडमास्टर से नहीं किया। ये प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में बताइए कौन सा चरण है। तो मैं जब थोपियाइल कहते यो थोपियाइन दिया जी, ले तोरो हम लरट्टी चोब के हपक लेंगे, तो किए हपक लीगे, हाँ तो डंडा मारिएगा तोरो मारेगा। कहता तुमने मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। तो ये सारे उदाहरण बताते हैं कि इसे हम सापेक्षतावादी या व्यक्तिगत विनिमय सिद्धांत कहते हैं। आइए, अच्छा लड़का, अरे काहे तोरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहेगा, तोरा मैयो तोरा महतारी तोरा बपुआ, जब ओकर काम कर दीजिएगा। बिछावन लगा दिए, मच्छरदानी लगा दिए, एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, पापा जी आते हैं एकदम पीठ थपथपाते, वाह बेटी वाह बेटा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, हम तोरा बोलो इंजीनियर बन, तो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन, बच्चा बन गया। यानी कि दूसरों के नजर में अच्छा दिखने का गोल्डन अवस्था, इसी को कहते हैं स्वर्णिम अभिविन्यास अवस्था, गोल्डन अवस्था। शिक्षिका निष्कासित कर देगी, होमवर्क पूरा कर लो, गोल्डन अवस्था। दूसरों के नजर में शिक्षिका, माता पिता या गर्व करने वाली अवस्था। लोग अच्छा कहेंगे इसीलिए ऐसा करो, लोग क्या कहेंगे इसके डर से हम अच्छा व्यवहार करते हैं। लोग क्या कहेंगे, डांस नहीं भी करने आता है, शुरू हो जाते हैं कि कीरो के दुल्हबा के डांस नहीं आता, शुरू हो जाता है। बताइए, ये सब कुछ दिखाता है, लोगों के नजर में अच्छा दिखना, गोल्डन अवस्था वाला, यानी एक दूसरे से अच्छा संबंध। जी, तीसरा अब कॉन्सेप्ट सुनिए इसी में, अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी कि अंतर वैयक्तिक संबंध वाला अवस्था, इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वो तो आप जानते ही हो, इसको भी जानो। दूसरों की भावना को समझना, दूसरों की मनोदशा के अनुसार कार्य करना, अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल संबंध वाली अवस्था, इसी को कहते हैं। उसके जैसा बनो, देख बेचन के बेटा एतबारी देख डॉक्टर बन गया। ये सारे, अब देखिए क्वेश्चन भी पूछे, अच्छे पारस्परिक संबंध, होमवर्क पूरा करो नहीं तो मैडम जी निष्कासित कर देगी, एक्सपेल्ड, इसको दंड एवं अनुशासन में मत ले लीजिएगा। आइए चौथा पढ़ लेते हैं हम, क्या कहता है कानून एवं क्रम वाला अभिविन्यास। बोले तो समाज में यदि चोरी होगी ना, नियम बदल लोगे ना, तो फिर अराजकता फैल जाएगी। कानून एवं क्रम इसको कहते हैं, या समाज में व्यवस्था बनाए रखने वाला अभिविन्यास, चरण, अवस्था। मेंटेनिंग क्या भाई, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल या स्टेज। बोले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेज, दोनों नाम देख लीजिएगा। अरे क्या चीज है,
समाज में यदि व्यभिचार हो जाए, कोई गलत कार्य करने लगे, एकदम कोई ज्वेलरी जेवर बेच रहा है, 10 गो आदमी गया चोरी करने लग गया, तो अराजकता फैल जाएगी, एनार्की, कुशासन। इसीलिए नियम ना यहाँ पर अटल होंगे, नहीं बदलने वाला, बोले तो शाश्वत होंगे, इसे बदला नहीं जा सकता। नहीं तो समाज में अराजकता, केओस, निरंकुशता, डिक्टेटरशिप, एनार्की, अराजकता फैल जाएगी। नियम अटल होते हैं। इस चरण में, चौथे में, नियम नहीं बदलेंगे। तटस्थ नियम को माना जाता है, अचर माना जाता है, निश्चित नियम वाली ये अभिविन्यास है। ट्रैफिक नियम का पालन करो, पापा जी पीछे बैठे हुए हैं, तबीयत खराब है, फिर भी रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे सिग्नल, तो समझ जाना ये चरण है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सामाजिक अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर कानून एवं क्रम, कानून और सामाजिक व्यवस्था का पालन करने वाला। ये जो पांचवा आप देख रहे हो, यहां नियम बदलेगा। पांचवा में और छठा में यहां नियम बदलता है, आपकी जैसी जरूरत है उसके अनुसार। पापा का तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर लीजिए, सर मैं देर हो गई, सर हमको एग्जाम में घुसने दीजिए ना। आए प्रिंसिपल साहब, 2-4 गो पुलिस प्रशासन आया, लिखित रूप में एकदम साइन हुआ, स्वीकृति हो गया। कैसा? समाज के लोगों के द्वारा ना, तो सामाजिक समझौता, यानी इसी को कह देगा सामाजिक अप्रूवल, अनुमोदन, सामाजिक सहमति, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के आधार पर निर्णय लेना, नियम में बदलाव कर लेना। किसके लिए? व्यक्तिगत अधिकार के लिए, या सामाजिक अधिकार, या मानवतावादी अधिकार, ह्यूमनिस्टिक राइट के लिए, ह्यूमन राइट के लिए। शब्द समझिएगा, मानवतावादी अधिकार के लिए। कानून का पालन तभी तक जब तक वो समाज के हित में है। जैसे समाज की बुराई के लिए वो नियम बन गया, तो फिर हम उसका हाय हाय ये बिल जो है संशोधन करो, ये लागू नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक समझौता के आधार पर नियम में बदलाव। टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, समाज के विकास के लिए, इसीलिए कहता है न्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून भी तार्किक, सबके लिए अच्छा, बोले तो विवेकपूर्ण होना चाहिए। यहां देख रहे हैं समाज के 4-5 गो, ए ललन बाबू, ए देखे तोरो बेटरा भाग गया, तोरो बेटरी भाग गया, देखे तो साहब का बिहा कर दिया जाए। मुखिया जी आए, सरपंच जी आए, बैठे द्वार पर, 10 गो आदमी का एगो कागज पर साइन हुआ, अब बिहा शादी करवा दिए। तो सामाजिक संबंध, बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, कैसा? सोसाइटी के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। और हम खुद के आधार पर, हम अकेले यदि सोचेंगे, यहां समाज के आधार पर सोचा, समाज के 10 गो लोग मिल करके, यहां सार्वभौमिक में क्या करेंगे हम? स्वविवेक, स्वनिर्णय, आत्मचिंतन, यानी कि को साइंस, कॉमन साइंस नहीं कहते हैं, कॉमन साइंस नहीं है तुमको रेफरेंस के लिए, तो को साइंस कैसा? स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेना, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास कहलाता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। और देखिएगा उच्च स्तरीय चिंतन का ये छठा चरण है। यहां पर क्या है ना, उच्च स्तरीय बातें, सत्य, न्याय, समानता, ऐसे ऐसे उच्च नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। चूंकि मनुष्य ना चिंतन करता है स्व विवेक के आधार पर। अरे आप राष्ट्रगान हो रहा है, खड़े हो गए, ठीक है, ये स्वनिर्णय है, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय। नहीं तो बहुत आदमी छिप जाते हैं जाकर के दरवाजा के अंदर, कि भीतर के देख रहा है, हम बैठल हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? समानता, न्याय, सत्य, नैतिकता, संतोष, आत्मसम्मान, सौहार्दता, प्रेम, एकता, ऐसे ऐसे उच्च सिद्धांत पर कार्य करता है ये वाला चरण। महात्मा गांधी का सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, जो कि नैतिक सिद्धांत के आधार पर था। तो आप देख रहे हैं सत्याग्रह, ये कौन से चरण में चला जाएगा? छठे वाले चरण में। सत्य और न्याय से समझौता नहीं करूंगा, मैं घूस नहीं लूंगा। तो
समाज की भलाई के लिए खुद के विवेक के आधार पर वो घूस नहीं लेगा, सत्य और न्याय से समझौता नहीं करेगा। इसमें भी आप देखे होंगे स्वनिर्णय ही शामिल हो रहा है, आत्मविवेक। और यही पासवर्ड भी है, यही पासवर्ड है। क्वेश्चन के ऑप्शन में जब ये मिल जाए ना, तो आप समझ जाइएगा छठा में गया। और जब ये मिल जाए ना, सामाजिक समझौता, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति समाज की, तो फिर आप पासवर्ड में पांचवा वाला के आधार पर ले लेना। अब आइए, ये जो चरण है ना, कोहलबर्ग का चिन्ह चरण क्या है? मॉरलिटी पर आधारित, नैतिक सोच को बढ़ावा देना, मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, सामूहिक चर्चा कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर आधारित है। क्या थी कथा भाई? कहता है हाइनस जो थे ना, हिंज हिंज उन्हीं का नाम है, उसकी पत्नी गंभीर कैंसर से ग्रसित थी। उसकी जान बचाने के लिए एक रेडियम दवा चाहिए थी। पैसे तो अधिक थे भाई, पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया, तो फिर उन्होंने दवा दुकान तोड़ दिया और चुरा लिया दवाई। अब प्रश्न बनता है नैतिकता का, दो दो रास्ता दिखाया है ना, दो दो चरण, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। गई भौजाए बोर के पूजा में, पंखा डोलवे वाला पूजा में, ए जी हर दिन का बड़ी साड़ी खब्बे सूरत लग गया, पियर का सड़िया बढ़िया हो अच्छा लग गया, ऑडियो कॉलिंग किया, दोनों में कौन ले ले जी, पीला वाला ले लो, लेकिन हर दिन को बड़ी अच्छा लग रहा है। हे भगवती हम बुझ गए, दोनों ले ले तू। तो की कहल जाती है, पापा दुश्मनमा के पापा जी सीढ़ी से गिर गए और तोरो एग्जाम है वही दिना। अब दो चिंतन का स्तर, आप एग्जाम देने जाओगे या पापा को हॉस्पिटल लेके जाओगे। जीवन में दो रास्ता पूरे जिंदगी बनता है। इंटर में गए, साइंस लेके आर्ट्स ले, क्या करें? आप सोचते रहते हो ये कोचिंग बढ़िया कि वो कोचिंग, यही तो है। कहता है हिंज के सामने भी ऐसी ही नैतिकता आ गई थी, पत्नी को मरने छोड़ दें जिसके साथ सात फेरा का वचन निभाए, 7 जन्मों का, या फिर दवा दुकान का ताला तोड़ दें, जो कि करना गलत बात है। हो गई ना नैतिकता में, फंस गए ना, द्वंद। तो नैतिक द्वंद संज्ञानात्मक, मॉरलिटी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। क्या चोरी नैतिक है? यदि किसी की जान बचाने के लिए हो तो। कुछ बच्चे हाँ कहेंगे, कुछ ना। क्या जीवन की कीमत चोरी से अधिक है या चोरी पहले है? ऐसे प्रश्न है नैतिकता का जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल है। आइए मित्रों, आ गई कैरोल गिलिगन, एकर आलोचना किया, क्रिटिसाइजेशन। कहा है कैरोल गिलिगन, कोहलबर्ग तुम केवल पुरुषों के ही तरफ टुकुर टुकुर ताकते हो लगता है। महिलाओं में क्या नैतिक निर्णय लेना, नैतिक माने महिलाओं में क्या खोपड़िया नहीं होता है नैतिकता, जो तुम खाली हाइनस को लिया, स्त्री को भी शामिल करता ना, तो तुमने तो कर दिया भाई पूर्वाग्रह, यानी पक्षपात कर दिया। तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि तुम्हारे अनुसार न्याय और तर्क पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है, जस्टिस एंड मोरालिटी पुरुष के लिए, और गिलिगन ने कहा महिलाओं में संबंध और देखभाल, मतलब वो देखभाल पहले खुद का करती हैं, उसके बाद बाल बच्चे एवं बड़े बुजुर्ग दादा परदादा इत्यादि का देखभाल करती हैं। तो संबंध और देखभाल आपको बोल दे जब प्रश्न में, तो ये होगा महिलाओं के लिए कैरोल गिलिगन का सिद्धांत, एथिक्स ऑफ केयर। और जब पुरुषों में कोहलबर्ग के अनुसार, तो बोलिएगा जस्टिस एंड रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग, न्याय और तर्क को प्राथमिकता दिया। किसने? कोहलबर्ग ने। और कोहलबर्ग ने यह भी कहा था कि दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, सब जगह मेरा चरण पाया जाएगा, यानी सार्वभौमिक पाया जाएगा, सभी जगह एक जैसा सार्वभौम माने विद्यमान, सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप से पाया जाएगा। लेकिन गिलिगन ने कहा हट, जैसा देश वैसा वो काम करेगा बच्चा,
पुरस्कार एवं दंड के आधार पर नहीं करेगा। जैसा उसका सांस्कृतिक अनुभव होगा वैसा ही वो सामाजिक संबंध बनाएगा। आप कह रहे हो कि दंड एवं अनुशासन, दंड एवं अनुशासन, बच्चे का उम्र है 5 साल 6 साल, गया तेल लेने दंड एवं अनुशासन, पप्पा पीटेंगे नहीं पीटेंगे, कोई हमको मार रहा है लड़की मोक करके, हम पहले इटौरा पत्थर रिवॉल्वर जो होगा मारेंगे, कटपट्टी उड़ाएंगे पहले, दंड बाद में देखेंगे। माने जैसा परिस्थिति, जैसा उसका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, वैसा ना उसका संबंध बनेगा। ये कहती है गिलीगन। इसलिए मैं तुमको नकारती हूं, तुमने जो सार्वभौमिक बोला ये भी मैं आलोचना करती हूं। गॉट इट? तो फिर से समझिए अब इसे। कोहलबर्ग ने कहा मोरालिटी यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक, और फिर इस चीज का आलोचना कर दिया। कैरोल गिलीगन ने कहा कि नहीं, ये जो नैतिक विकास का आधार है ना वो व्यक्तिगत अनुभव होगा, जैसा बच्चा उस समय अनुभव कर रहा होगा, जैसा उसके साथ परिस्थिति होगा वैसा ही वो कार्यवाही करेगा, सामाजिक संबंध बनाएगा। यानी व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संबंध को महत्ता दिया कैरोल गिलीगन ने, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सोसाइटल रिलेशनशिप। लेकिन यूनिवर्सल कहा किसने? कोहलबर्ग ने। दैट्स इट। आइए क्वेश्चन। एक एक प्रश्नों से घड़ा बढ़ता है साहब। बाबूजी ध्यान रखिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है आपके चरण। आधार क्या है भाई? कहता आयु। अरे नहीं, व्यक्तिगत द्वारा उत्तर विपक्ष में। देखो उसने चोरी किया, ये सही बात है, नहीं चोरी किया गलत बात। ये पक्ष विपक्ष चलता है ना, इसी को तो नैतिकता कहते हैं। व्यक्ति के अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, माने उसका अंतर्निहित आंतरिक जो विचार है ना, तर्क है, उसके आधार पर। और ऑप्शन तो दो ही है, ये ए को कौन बना रहा है? आयु फिक्स नहीं है जी, वो बताया है केवल एक काल्पनिक तौर पर, बी और सी जी। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता। अरे ध्यान में कहां रखा बाबा, ये तो पक्षपात कर रहा है जेंडर के प्रति। सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट करता है, नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। प्रयोग था, ये तो कहानी ले लिया था खाली, उस पर आधारित है। बच्चों को दुविधात्मक स्थितियों को प्रस्तुत करता है। क्या बोला मैंने? दुविधात्मक, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को बताता है। संघर्ष कि पापा जी की तबीयत खराब है, आज मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूं क्या करूं। हर दिन का पियर का साड़ी जो बताए आपको, वो द्वंद्व ही तो था, दुविधा ही तो थी। यस, डी नंबर। सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। चलिए डी नंबर। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया? 7 जुलाई 2024। अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि प्रयोग किया है, मात्रात्मक शोध कार्य, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना, और अनुक्रिया माने क्रिया के समालोचना। किस विधि का प्रयोग किया गया है? उनके सामने दुविधाएं रखना और फिर उस पर बच्चा कैसा रिस्पॉन्स देता है इसके आधार पर। गिलीगन की आलोचना केंद्रीय तर्क, प्रायोगिक कहता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया गया था। अधिका का था देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। कैरोल गिलीगन की आलोचना, जी हाँ, नारी के प्रति इनका क्या था? विमुखता था, विमुखता, नारीवादी पे ध्यान नहीं दिया, यही तो इनका मेन आलोचना है। चलिए कमेंट्स करेंगे। अरे यार, है प्याजे का ऑटोनोमस, स्वायत्त, बताया ना मैंने, इसीलिए तो बोल रहा हूं, एक को चीज नहीं छोड़े। मैराथन ऐसी आपकी चल रही है बिना डंडी मारे। स्वायत्त नैतिकता, ये क्या हो जाएगा? कानून की नैतिकता। अरे कोहलबर्ग पूछ रहा है कानून की नैतिकता, मैंने चौथा वाला चरण, कानून एवं क्रम, ये पारंपरिक में पाया जाता है। अपन क्या पढ़ लिए कि इसका कौन सा चरण नहीं है। आइए छठा नंबर।
अच्छाई पर आधारित, सर्वोपरि। और क्या कह रहा है? ले लीजिए ना छठा वाला, किसने रोका है? किधर है सार्वभौमिक? नहीं बताए, स्व विवेक, स्व निर्णय, अपने निर्णय के आधार पर, और सर्वोपरि अच्छाई, एकता, अखंडता, संतोष, उच्च स्तरीय चिंतन। काफी है जी, ध्यान केवल खुला रखिए ना। सुस्पष्ट है, ठीक। नैतिक प्रयोक्ता का आकलन करता है। चरण पियाजे के संयंत्र विकास के वर्णन क्रमों के लक्षण को चित्रित करते हैं। लंबे समय तक अध्ययन किया, लंबे समय तक अध्ययन किया, त्राल में उनका साक्षात्कार किया। कोहलबर्ग के सिद्धांत चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षण को चित्रित करते हैं। बात तो सही है भाई, पियाजे के द्वारा। आपको पहले ही अपन पढ़ा दिए हुए हैं, बताए हुए। लॉरेंस कॉर्नर की समीक्षा करता है। इनका जो चरण था ना, वो पियाजे के ही चरण को इन्होंने और क्रम से प्रस्तुत कर दिया गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत चरण, अरे ये ए नंबर है ना। अच्छा, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, माने अच्छे से परिभाषित है और स्पष्ट है। चलिए बताइए, ये नंबर किनको किनको लग रहा है? सी नंबर तो चलिए ठीक है। The stages of Kohlberg's theory reflect Piaget's description of cognitive development. हाँ, कोहलबर्ग के बारे में पूछ रहा है कि सही समीक्षा करता है, सही बता रहा है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा जो दिया गया था ना विकास का सिद्धांत, उसके वर्णन के क्रम के लक्षण को दिखाता है, चित्रित करता है। ठीक तो बात बोल रहा है। बहुत सारी आलोचना है ना, इसीलिए सुपरिभाषित, स्पष्ट है, सुस्पष्ट है अच्छे से, क्योंकि स्त्रियों के बारे में तो पूर्वाग्रह कर रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? सुस्पष्ट हैं, सही सही है, सुपरिभाषित। आ गया क्या? पश्चिम परंपरागत, बोले तो उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत, और उत्तर परंपरागत में क्या पाया जाता है? वही सामाजिक संविदा और फिर सार्वभौमिक नीति पर मानवता की भलाई है, तो सामाजिक अनुबंध को स्वतंत्र रूप से निभाना। फिर कह रहा है स्वतंत्र रूप से निभा रहे हैं आप सामाजिक अनुबंध को। सामाजिक अनुबंध पढ़े नैतिकता को स्वतंत्र रूप से, कह रहे ऐसे नीति आचार संहिता से, माने नियम से, संविधान से बाहर हो, एक ही तरह प्रतीत होने की चाह, अच्छे व्यक्ति, अरे अच्छा लड़का अच्छी लड़की की थोड़ी बात हो रही है, अंकित करता है। क्या 5 लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई। ये जो पांचवा वाला है, अब देखिए ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा? सी और डी कट गया है, ये आपको सभी सहमत हैं? तो सी और डी में तो मतभेद नहीं है। आइए, कहता है सामाजिक अनुबंध के परे नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, एक्सप्लोरिंग मोरालिटी इंडिपेंडेंटली बियॉन्ड सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं, कहते हैं टू अपहोल्ड सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरली फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कुशलता के लिए, मानवता की भलाई के लिए सामाजिक अनुबंध को स्वतंत्र रूप से निभाना। सामाजिक अनुबंध को निभाया जा रहा है किसके लिए? मानवता की भलाई के लिए। आपसे पूछ रहा है लेवल 5वां क्या कह रहा है। अच्छा, ए न बी तो होगा नहीं बाबा, क्योंकि आप कहता है अनुबंध के पड़े, माने अनुबंध से दूर। अनुबंध करना चाहिए ना, समाज के लोगों से बैठ के बातचीत करना चाहिए। ये कह रहा है नहीं, समाज से बात नहीं करेंगे, उसके पड़े, इसीलिए गलत है। बाकी सी डी तो होने से रहा नहीं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने चरण की प्रमुख विशेषता है। क्या है भाई? पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था, वही कानून एवं क्रम, चौथा चरण। नियम नहीं बदलेंगे, नियम अटल है। कानून बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये तो होगा नहीं दूसरे की स्वीकृति पाना, ये तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात है। डी नंबर, यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या तो दिया, कानून एवं क्रम, बोले तो
सोसाइटल, सोशियल, मेंटेनिंग और स्टेज। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास पूर्व पारंपरिक विशेषता। पूर्व पारंपरिक में दो बातें, एक सापेक्षतावादी और दूसरा दंड एवं अनुशासन। कैसे प्रभावित करता है? कहता है अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणाम को निर्धारित करता है। नियम का पालन या अवज्ञा माने बात नहीं मानना तो दंड लगेगा, और नहीं तो फिर नियम का पालन किए तो पुरस्कार मिलेगा, तो पुरस्कार, और इधर बोल दिया दंड। दूसरे की अपेक्षा किसमें? अच्छा लड़का अच्छे लड़की में बनाते हैं। स्व चुना हुआ किसमें चला जाएगा? सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय। छठा वाला। कहते हैं यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास। और आप जानते हैं व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करना या विनिमय, लेन देन, व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करना। अच्छा ये वाला देखिए, नियम निश्चित है, निरपेक्ष है, ये कानून एवं क्रम। चौथा, दूसरों का अनुमोदन, स्वीकृति बनाए रखना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत। बोले तो छठा वाला नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। पारंपरिक नैतिकता चौथे चरण। और चौथे चरण में क्या होगा? वही सामाजिक व्यवस्था, कानून एवं क्रम, लॉ एंड ऑर्डर। भौतिक परिणाम, देखो चॉकलेट मिलेगा, नहीं तो फिर पिटाई मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? अच्छा या बुरा परिणाम। तो ये तो होने से आपका रहा नहीं। नियम के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। अब ले लाभ का अपेक्षा तो हम किस में करते हैं? दूसरा चरण जो आपका है सापेक्षतावादी। निश्चित नियम, ठीक है, काफी है इतना। सी नंबर। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं बाल केंद्रित और आपका प्रगतिशील कक्षा। कुछ नहीं साहब, बाल केंद्रित, बच्चा केंद्र में हो, बच्चे की प्रगति कैसे होनी चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यानी कि चहुमुखी विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, समझ का विकास, अवबोधन, सृजनात्मकता, ज्ञान की रचनात्मकता निभाने के लिए कैसा भागीदारिता दीजिए? सक्रिय भागीदारिता पर बल दिया जाता है। अच्छा, बाल केंद्रित को ही प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या अधिगमकर्ता शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण या कक्षा कहते हैं। लोकतांत्रिक, हाँ, शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा होता है, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम। बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, और शिक्षक की भूमिका ना सुगम करता, सुविधा दाता, फैसिलिटेटर खोजिएगा, इंग्लिश में फैसिलिटेटर खोजिएगा। शिक्षक केवल ना रास्ता दिखाता है, जहां चलने के लिए स्वक्रियाशीलता बच्चों को ही करना होता है। और भारत में यदि आप देखेंगे ना तो गीजू भाई बड़ेका भारत में शिक्षा के समावेशी कक्षा शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा के लिए गुजरात के गीजू भाई बड़ेका, और जॉन डीवी अमेरिका के सर्वप्रथम, उसके बाद गीजू भाई बड़ेका भारत के गुजरात के माने जाते हैं। इन्होंने कहा ये जो परंपरागत शिक्षा है ना, रट्टा मार ट्रेडिशनल पारंपरिक शिक्षा, अरे यार उससे कुछ भिन्न हो, अलग हो शिक्षा, उससे कुछ अलग, मतलब प्रगति करे बच्चा, प्रगतिशील, यानी कि पढ़ने के साथ, शैक्षिक के साथ साथ खेल कूद, नुक्कड़ नाटक, माने गैर शैक्षिक दोनों पक्ष में सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। चक्राकार, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी 360 डिग्री प्रगति करे बच्चा, ताकि बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। और इसके लिए कहा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षा, जीवन से जोड़िए, संदर्भात्मक, कॉन्टेक्चुअल, प्रसंगानुकूल माने रेलिवेंट टू लाइफ, अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दीजिए। आइए थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को पटक डालिए जल्दी जल्दी से।
अनुकूल बनाइएगा, अनुरूपक, अनुरूप, भय मुक्त वातावरण बनाइएगा क्या, भय मुक्त वातावरण, सकारात्मक अनुशासन को लागू कीजिएगा, सकारात्मक। कहता विद्यार्थी को ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, वशवर्ती ग्राहक, निष्क्रिय। बताइए बताइए, 2 नंबर हो जाएगा ना। चलिए 2 नंबर, ठीक है। अरे भय से मुक्त है ना, भय से रहित है ना, भय को छोड़ दिया ना जी, तो पॉजिटिव है ना, हो गया। ज्ञान निष्क्रिय, रेसिपेंट, यही गलत है, यही उत्तर है। बाकी तीनों तो पॉजिटिव है डियर। डी नंबर गलत है। छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समस्या पड़ते हैं, साप्ताहिक अवकाश भी समाज। अच्छा, मैंने क्या है ना, कह रहा है कि सारे जो जनजाति हैं सबका देखभाल किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है ना। अबे ले लिए थे गोदाम से ले लिए थे। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ये जो अपवंचित समाज के बालक हैं उनके प्रति भी विद्यालय व्यवस्था का क्या है, लचीलापन को दिखा रहा है। असततता तो गलत हो जाएगा, अनभिज्ञता नहीं। प्रथा क्या, विद्यालय, पिछड़ी हुई विद्यालय, सबका हम क्या करेंगे, सबके साथ लचीलापन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे जो छुट्टी रखी जाती है ना स्कूल का कैलेंडर, सब जनजाति जाति इत्यादि सारे बच्चे, सारे तबके के बच्चे, सबका ख्याल रख के दिया जाता है, तो ये लचीलापन है, परिवर्तनशीलता है विद्यालय की व्यवस्था का। पॉजिटिव उत्तर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रीय समर्थक का मानना है कि केंद्रीय भूमिका निभाते व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है। अध्यापक आधिपत्य यानी वर्चस्व होना चाहिए अध्यापक के निर्देश का ही। कक्षा से बाहर अनुभव क्या होता है, बेमेल होता है, असंगत होता है, गलत है। चलिए 1 नंबर उत्तर है। यहां आप देख पा रहे हैं ना, ये गलत होने के लिए काफी है। अगला क्वेश्चन, गुणात्मक रूप से विकास और सभी पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक, माने अकादमिक के साथ सह अकादमिक। यहाँ तो आपसे नहीं पूछ रहा है। बैठने की आसन व्यवस्था में भी क्या होना चाहिए, लचीलापन, परिवर्तन। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें लीन है, संलिप्त हैं, संलग्न है, सही है। अरे पाठ्य पुस्तक एकमात्र केंद्र थोड़े है कि और बच्चा उसका नकल कर रहा है। अरे बच्चे को पहले, बच्चे को भी बोलने दीजिए ना, तब ना सक्रिय होगा, यही गलत है। अगला और लास्ट इसका क्वेश्चन देखिएगा, समावेशन मतलब सभी का सफल समावेशन करना है आपको। स्कूल का जैसा मांग है उनके अनुसार, अरे बच्चे की जैसी मांग है उनके अनुसार होना चाहिए। और प्रश्न आएंगे, देख लेना, आप छपेंगे आपके प्रश्न, मैं भी बात करूंगा आपके एग्जाम के अगले दिन। आपकी जैसी क्षमता है उनके अनुसार एंट्रेंस एग्जाम के बाद। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, विकलांग छात्र अलग से विशेष विद्यालय में पढ़ते, अलग से। ये बाप रे, अब पता नहीं क्या उत्तर होगा। चलिए 1 नंबर कितना बढ़िया बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। 1 नंबर क्या बोल रहा है, छात्रों को क्षमता चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। चुनिंदा माने कि आपके अनुसार काफी बेहतरीन जो भी छात्र है उनके अनुसार 1 नंबर हो जाएगा ना, 1 नंबर हो जाएगा ना। अरे 1 नंबर, C is the right answer।
व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद भी सब एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, समावेशी कक्षा यही तो है। कहता है जो सेलेक्टिव, जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, जिस चुनिंदा है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पास किए, उन्हीं को देंगे एडमिशन। आप दिव्यांग हैं, आपको नहीं देंगे एडमिशन। सेलेक्टिव स्टूडेंट, जिनका सिलेक्शन हुआ, सेलेक्ट बेस्ड देयर एबिलिटी। तुम प्रतिभाशाली बच्चा हो, इसलिए तो तुम आ जाओ, तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। कहां जा रहे हो यार। सी, लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं, ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र, बताइए, कहता है ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। अरे कौन स्थिति महत्वपूर्ण होगा? टालना, पैदा करना, निषेध करना, सुदृढ़ मने और सुदृढ़ कर दीजिए। चलिए, सी नंबर बोल रहा है निषेध कर दीजिए ना। ऐसी स्थिति टालना बहुत जरूरी है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता बने बैठे हैं। Such situations are important where students remain dash listeners. Such situation dash खाली स्थान, अवॉइड कीजिए ऐसी स्थिति को। जो सी कह रहे हैं, कहते ऐसी स्थिति पर पूरा कहता है कि प्रोहिबिट कर दीजिए, निषेध, रोक लगा दीजिए, जहां पर छात्र क्या है, सक्रिय श्रोता होते हैं, उस पर रोक लगा दीजिए, निषेध, जहां सक्रिय है बच्चा। दोनों ना निगेटिव चल जाएगा जी। और यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, कहता है आज्ञाधीन, दोनों पॉजिटिव, हमें दोनों निगेटिव चाहिए। कौन महत्वपूर्ण होगा? टाल देना, दूर कर देना, हतोत्साहित करना, जहां बच्चे निष्क्रिय हैं लंबे समय तक। ए इज द बेस्ट प्यारा सा आंसर डियर। भटकना मना है। आइए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, स्पीयरमैन, कहा कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत, केले थे समूह में मैन को बहुत बाए, समूह कारक सिद्धांत, लुईस थर्स्टन, स्पीयरमैन, एक कारक सिद्धांत, अल्फ्रेड बीने, और दो कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, दोनों ही मैन ने दिए थे, स्पीयरमैन ने। यानी बुद्धि को जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर का बताया। अब देखिए जरा सा गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए हुए थे। गिलफोर्ड बोल रहा हूं, बुद्धि ने, उन्होंने तो 180 खंडों में बांटा हुआ था, पहले 120, फिर 150, और फिर उसके बाद प्रिज्म की तरह छोटे छोटे सेल में बांटा था, 180। आप बात करेंगे स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र का सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी। ये आप देख पा रहे हैं। पहला क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब तर्क वितर्क करने वाला। दूसरा फिर मिलेगा आपको सृजनात्मक, रचनात्मक बुद्धि। क्या? नए नए विचार और ज्ञान का हम क्या करते हैं? सृजन, क्रिएटिव। एसीसी सुपर सीमेंट, ए से एनालिटिकल, सी से क्रिएटिव, और सी से कॉन्सेप्चुअल, एसीसी, ये स्टर्नबर्ग ने दिया हुआ है। अवधारणा या संकल्पनात्मक सिद्धांत, संकल्पनात्मक बुद्धि त्रितंत्र में बांटा हुआ है। एक रैंजुली है जिन्होंने छल्ले का सिद्धांत दिया है 3 भागों में बांटकर। आइए प्रश्न देखिएगा, क्योंकि मुझे बस चलना है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत पर। कहा बुद्धि विशिष्ट कई सारी योग्यताओं का समूह होता है। बहुआयामी बुद्धि या बुद्धि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत।
बुद्धि को एकल क्षमता नहीं, विभिन्न प्रकार की योग्यता, विभिन्न प्रकार की क्षमता। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बहुआयामी यानी एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि, एक खंड में नहीं कई योग्यताओं का समूह होता है बुद्धि, एकल इकाई नहीं, बहु कई सारे इकाई के बताया। और 8 प्रकार का इन्होंने उल्लेख किया। हालांकि 2002-2004 में आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में भी बताया इन्होंने, लेकिन आपको 8 बुद्धि पढ़ना है, जिसमें भाषाई बुद्धि आप देख पा रहे हैं। तो देखिएगा, नेताजी, लेखक, कवि, शिक्षक, पंडित जी, इन सब में किसी भाषिक बुद्धि। तुम मुझे बांट दो भाई एवं बहनों, अरे पूर्वक हमारा हमने को वोट नहीं लगा रहा थोड़ा भैंसियों नहीं चारेगा, अब पारा पारी कौन से लाएगा रे, बुझता है रे। चलिएगा जी, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, भाषाई दक्षता, प्रवीणता, कुशलता। तो कैसी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। कहता है तार्किक गणितीय बुद्धि, तो जिनके लिए तर्क का रोजी रोटी खाते हैं, गणितीय रोजी रोटी, जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिनके लिए डियर गणित का इंपॉर्टेंट रोल होता है, या तर्क वितर्क का, मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, तर्क वितर्क, गणित या वैज्ञानिक सोच मजबूत रूप से, जहां पर पैटर्न और संबंध को पहचानने में महारत मिलती है। ये याद रखेंगे, पैटर्न मैथ में पाया जाता है, तर्क वितर्क वहां कोई भी क्वेश्चन को या फिर कोई भी पजल्स को, पहेलियों को सुलझाते हैं, तो एक पैटर्न का क्यू दूसरे से संबंधित होता है। ये भी प्रश्न में पूछा, लोग चक्कर खा गए। क्या बोल देगा प्रश्नों में? गणितीय बुद्धि या फिर तार्किक बुद्धि या गणितीय तार्किक बुद्धि। मोटरसाइकिल चलाने वाला, एक रेलवे चालक या बस ड्राइवर या फिर सेलर, जहाज पर नाविक, पानी वाला जहाज, उन सब के लिए स्थान मायने है। उत्तर में मुड़ना है कि दक्षिण में मुड़ना है, दायां जाए कि बायां जाए, इसी को दृश्य बुद्धि या स्थानिक बुद्धि कहते हैं, विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस। बोले तो स्थानिक बुद्धि वैसे व्यक्ति जिनमें मायने रखता है स्थान, दूरी, दिशा। जैसे आप देख लो, आर्किटेक्ट, कलाकार, एक मूर्तिकार, एक चित्रकार मुंह के जगह मुंह बनाता है। पायलट दाएं मोड़ना है, दाएं ही मोड़ेगा, तो ये भी तो दिशा हुआ, स्थान हुआ। तो स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य या स्थानिक माने देख करके, स्थान से जुड़ा हुआ, इनसे संबंधित योग्यता वाली बुद्धि। वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट, कलाकार, ड्राइवर, एक नाविक, सेलर, नाव खेने वाला नाविक। कहता है शल्य चिकित्सक, ओटी ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ एक डॉक्टर, यानी ओटी ऑपरेशन थिएटर वाला, शल्य माने हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी सही जगह पे बैठाने के लिए प्रयोग करता है, खपची का या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का, गलत जगह डाल दिया तो फिर हड्डी ठीक से नहीं बैठेगी। तो शल्य चिकित्सक भी क्या करता है साहब? स्थान का ख्याल रखता है। एक पायलट सारे व्यक्ति के लिए जरूरी है, एक मूर्तिकार, नाविक के लिए, चित्रकार के लिए, एक कार्टूनिस्ट, व्यंग्यकार के लिए। मुंडा के जगह मुंडा बनाएगा, पेट के जगह पेट, टंगरी के जगह टंगरी बनाता है जी। मैंने आज तक नहीं देखा, हंसाने वाला एक कार्टूनिस्ट भी होता है ना, वो कितना भी बड़ा मुंह बना दे, अब पैर या पेट छोटा सा दे दे, मोटू पतलू कार्टून, वो पैर के जगह कभी माथा नहीं बनाएगा। यानी स्थान जरूरी है इनके लिए। मूर्ति शिल्पकार, आर्किटेक्ट को कहते हैं शिल्पकार, मूर्ति को तराशने वाला शिल्पकार, भवन निर्माण बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला नक्शा आर्किटेक्ट,
आपको 2000-3000 लेता भी होगा। भवन निर्माण के लिए ईशान कोण, भंसाघर कन्या होगा, कन्या गुसलखाना होगा, नक्शा बनाने वाला भी होता है। कहता है शरीर की गति रखने वाला। दौड़ रहा है एक कलाबाज, मौत का कुआं वाला कलाबाज, सर्कस दिखाने वाला कलाबाज, एक रस्सी को छोड़ा दूसरे पर झूल गया। एक्रोबेट, इनके लिए शरीर की गति बहुत जरूरी है, नहीं तो लटक ले बेटा, गिल ले बेटा। शरीर का उपयोग तो बोल देगा शरीर का लोच, लोच माने फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर का लोच जिनके मायने रखते हैं, जिनके लिए शरीर की गति, उनका सही सही कॉम्बिनेशन माने समन्वय जरूरी है। एक दौड़ने वाला धावक अचानक नहीं रुक जाता है, वरना ब्लड फेंक देगा, धीरे धीरे दौड़ता रहता है, तब फिर जाकर बैठता है। एथलीट धावक, एक्रोबेट कलाबाज, एक अभिनेता, एक डांसर, पायलट जी, शरीर की गति। मोटरसाइकिल आप भी चलाते हो, शरीर को भी मैटते होंगे, खाली हैंडल नहीं मरोड़ते हैं, शरीर को भी बैलेंस बनाने के। सर्जन, शल्य चिकित्सक, सोचिएगा उधर भी आ गया सर, ये नहीं की कर रहा है स्थानिक के बाद स्थानिक गतिशील। सर चिमटा पकड़े, कैंची पकड़े और हाथ थड़थड़ा रहा है, काट दिया, पता नहीं लूड़ी काट दिया एकदम मजा न ढोरी। तो इनके लिए भी जरूरी है जी, जो भी ऑपरेशन करने वाले होते हैं, तो ये इसमें भी आएगा ही आएगा। एक ड्राइवर, एक नाविक, डांसर, गिरदा गिरदा ता 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 ता, पता चला गिर गई एकदम मंचे से, यदि उनमें शरीर पर गति पर नियंत्रण नहीं हो तो। इसलिए तो डांसर, नृतक, नर्तकी, ये सब आ रहे हैं बॉडी वाला काइनेस्थेटिक मोटर इंटेलिजेंस में। तो दो प्रकार से प्रश्न देते हैं, शारीरिक बुद्धि या फिर बोल देगा गतिक बुद्धि, गतिक गतिक, या बोल देगा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। तैयार रहिएगा। संगीत से जिनको प्रेम है, प्यार है, संगीतात्मक बुद्धि, संगीत का ही रोजी रोटी वो खाते हैं। लयबद्धता संगीत में, संगीत सुनने वाले कहते व्यक्ति संगीत को महसूस करना, नृत्य याद करना, उत्पन्न उसमें से म्यूजिक, क्या कहते हैं संगीतकार यानी म्यूजिशियन, कंपोजर, संगीत रचने वाला रचयिता। शिक्षक भी क्यों नहीं आएंगे, शिक्षक तो हर कौशल में ही आ जाएंगे, बताना पड़ेगा क्या। संगीत प्रेमी, गायक, तो कैसी बुद्धि आप कहेंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आइए दो बातें सीखिएगा। इंटरपर्सनल हाइलाइटेड है, इंटर, तो इंटर का मतलब दूसरे व्यक्ति, लगेगा अपना, तो दूसरों की भावना को समझना, दूसरों की मनोदशा को समझना, दूसरे की फीलिंग को समझना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। और एक मिलेगा इंट्रापर्सनल, खुद की भावना को, मनोदशा को समझने वाली बुद्धि, इंट्रापर्सनल यानी दूसरे की बुद्धि, विवेक, दूसरे की मनोदशा, दूसरे की भावना को समझना। इंटरपर्सनल, दूसरे की भावना, दूसरे के विचार को समझने की क्षमता। इस बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों के साथ क्या करते हैं, अच्छे संबंध बना पाते हैं, दूसरे से संवाद। मन खराब है, नहीं मत, भैया का मन खराब है बेटा, छोड़ दो, जोर से मत बोलो, हल्ला मत करो, भैया की तबीयत खराब है। तो क्या कर दिया उसने, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। यानी मिलेगा आपके प्रश्नों में अदर्स, बोले तो दूसरों के, दूसरों में क्या मिलेगा, समकक्षी, सहकर्मी यानी कलीग्स के विचार, उनकी भावना, उनकी मनोदशा, दूसरों की इच्छा का क्या करना, सम्मान करना। और आप देखोगे ना, गाइड, एक शिक्षक भी आपके अनुसार बेहतर समझा पाते हैं, परामर्शदाता, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, कहता है साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, कोई नेता, भले वो घर में कैसा कुकर्मी है, भले गलत है या फिर अच्छा है, आध्यात्मिक है, उससे मतलब नहीं है, आपके अनुसार अल्फाज बोलता है,
अरे ये तो मेरा घर ही है, भावनगर भाऊ, गुजरात वालों। यहाँ तो मैं बार बार आऊंगा, आप सब तो मेरे अपने हैं और मैं आपका हूं। क्या पता कौन अपना है कौन पराया है। चलिए, देख पा रहे हैं आप, इंट्रापर्सनल कहता है अपना स्व विवेक, स्व योग्यता, स्व मनोदशा। इसमें स्व मिल जाएगा, अपना मिल जाएगा, खुद का मिल जाएगा।